कहानी की शुरुआत में हम कॉल पर हो रही कुछ बातों को सुन पाते हैं। ये कॉल सियोंजू नाम की रिपोर्टर के पास आया हुआ था। कॉल करने वाला शख्स उसको कहता है सका इंटरव्यू ले। तब सियोंजू ये पूछती है कि वो उसका इंटरव्यू क्यों लेगी, वो कोई स्पेशल पर्सन है क्या। तब वो ये कहता है कि उसने 11 लोगों को मारा है और वो उसे तरीके भी बताता है कि किस तरह से उसने उन लोगों को खत्म किया। और यहाँ पर उसने जो कुछ बताया था वो बहुत टियरबिंग होता है, जैसे कि उसने किसी के गले को खार दिया था, किसी के स्कल को यूट्यूब कांडर कर दिया था और किसी विक्टिम के लिम्स को काटा था। और उसकी बातों से साफ पता चल रहा होता है कि वो किस तरह का कातिल है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन खूनों के पीछे कोई भी क्लियर मोटिव नहीं था कि ये क्यों किए गए थे, और कातिल की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। खैर, इसकी बात में हम सियोंजू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ उसकी कार के अंदर थी, जो कि एक पुलिस वाला था और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप था। अब यहाँ पर इस बंदे का नाम सांगू होता है। खैर, अब बारिश काफी तेज हो रही थे और हमको पता चलता है कि सियोंजू की एक बेटी भी है जिसका नाम है जे रिन और वो मिडिल स्कूल में बढ़ती है। लेकिन उसके लिए वो काफी चिंतित थी क्योंकि वो छाता लेकर नहीं गई थी और ऐसे में वो घर कैसे लौटेगी। तब सांगू बोलता है कि वो मिडिल स्कूल में है और खुद को संभाल सकती है। तब सियोंजू उसको ये बताती है कि कुछ समय से रिन काफी अजीब बर्ताव कर रही है, वो हमेशा दुखी सी रहती है, ना ही वो सियोंजू से ठीक से बात करती है। और एक दिन तो उसने उसके बैग के अंदर एक रेजर देखा था और उसको समझ में नहीं आया कि उसके पास ये क्या कर रहा था। तब सांगू फिर बोलता है कि कैसा रहेगा अगर वो उससे बात करे तो। खैर, यहाँ पर सियोंजू उस कातिल से मिलने के बारे में सोच रही थी। तब सांगू बोलता है कि क्या वो सच में किसी से ऐसे ही मिलेगी, क्या उसको डर नहीं लग रहा। तब सियोंजू कहती है कि वो डर तो रही है क्योंकि अगर उसने फेक रिपोर्ट बना दी तो उसकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन उसके मन में ये बात भी थी कि क्या होगा अगर ये बात बिल्कुल सच हुई तो। तब सांगू बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे पहले ही अरेस्ट कर लेगा, तब सारे फैक्ट्स कंफर्म करेगा। लेकिन सियोंजू को उस कातिल का इंटरव्यू लेना ही था क्योंकि उसको कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर फायर कर ही दिया था और इस कंपनी में वैसे भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। और एक और बात की कातिल ने उसको ये कहा था कि 3 दिन के अंदर वो किसी को खत्म करेगा और वो भी आधी रात को। लेकिन अगर वो उसका इंटरव्यू लेती है तो वो उसे उस इंसान को बचाने का एक मौका देगा। और यहाँ पर जो सियोंजू थी वो शख्स को वाकई में बचाना चाहती थी। खैर, अब वो उसी कातिल का इंटरव्यू लेने जा रही होती है जो कि एक होटल में होने वाला था। सांगू और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। खैर, इसके बाद में वो उस होटल में जाती है जहाँ पर कुछ काम चल रहा था और पूरे होटल के सीसीटीवी कैमराज निकाले जा रहे थे। अब रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर वो ये बताती है कि ये कैमरा फिक्स किए जा रहे हैं। अनेव इसके बाद में सियोंजू उससे 2107 रूम का की या देती है, जिसके बाद में उस रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाती है जहाँ पर न खाता है अटेंडेंट में रूम कार्ड की कॉपी बनाती और न खाता है जो लिफ्ट में ही छोड़ देती है। और ऐसा उसने सांगू के लिए किया था। जिसके बाद वो 2107 में जाती है जहाँ पर हमें इनका प्लान पता चलता है। दरअसल सांगू 2107 रूम के नीचे वाले रूम में ही रुकने वाला था और वहीं से वो सियोंजू से बात करेगा और कुछ गड़बड़ होने पर वो डुप्लीकेट की कार्ड की मदद से अंदर घुस जाएगा। सियोंजू ने मिनी हिडन कैमराज भी लगाए थे ताकि सांगू सब कुछ देख सके। जिसके बाद सियोंजू इंतजार करने लगती है उस कातिल का और थोड़ी देर के बाद में कातिल रूम बेल बजाता है। वो बिल्कुल टाइम पर आया था। सियोंजू दरवाजा खोलती है और उसके सामने वो कातिल खड़ा हुआ था जो कि दिखने में बिल्कुल भी कातिल जैसा नहीं लग रहा होता। तब सियोंजू उसे ध्यान से देखने लगती है कि वो बिल्कुल भी कातिल की तरह नहीं लग रहा है। वो उसको ये कहता है कि वो उसे ऐसे ना घूरे, उसको शर्म आती है। यहाँ पर कातिल का बर्ताव बिल्कुल अजीब सा था। खैर, अब सियोंजू पूछताछ करना शुरू करती है। वो कहती है कि उसने जितने भी खून क्लेम किए हैं ऐसे तो हो नहीं सकता कि उसने कोई भी सबूत ना छोड़ा हो और सीसीटीवी की नजर में भी ना आया हो। यहाँ पर सियोंजू का जो विश्वास था ना वो बिल्कुल बलर होता जा रहा था। उसको लग रहा था कि ये कोई प्रैंक हो रहा है और सच में ये आदमी उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी कातिल उसको सबूत दिखाने के लिए तैयार था। वो उसे अपने फोन में कुछ वीडियो दिखाता है जिसके अंदर उस कातिल ने अपने हाथों से विक्टिम्स को खत्म किया था और ये देखकर सियोंजू की हालत खराब हो जाती है। साथ उसको एहसास हो जाता है कि वो कातिल वाकई में खतरनाक है। अब सियोंजू अपना इंटरव्यू आगे बढ़ाती है। वो आप रिकॉर्डिंग ऑन करती है और सबसे पहले वो उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। कातिल कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो कौन है और ट्रीटमेंट से उसका मतलब
मतलब था मेडिकल वे वाला ट्रीटमेंट। यहाँ पर कातिल रिवील करता है कि वो एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट है और जिन लोगों को भी उसने खत्म किया है वो सारे के सारे कैंसरस ट्यूमर्स थे। जंजू पूछती है कि असने नवी में जी नवी को असने खत्म किया है, वो उसके पेशेंट तथा साइकियाट्रिस्ट थे, जिस पर वह कहता है कि हाँ वो समझ गई, मतलब कि कातिल का इन लोगों को खत्म करने का यही रीजन था कि वो उसके पेशेंट्स को परेशान कर रहे थे। वो उससे ये पूछती है कि वो इंटरव्यू क्यों देना चाहता है, जिस पर वो बताता है कि उससे एक मौका चाहिए था अपने आप को दिखाने का। खैर यहाँ पर वो कातिल उससे यही पूछता है कि पक्का ये सीक्रेट तो है ना, मतलब उनके अलावा किसी और को तो नहीं पता इस इंटरव्यू के बारे में, जिस पर वो हाँ बोलती है, यानी कि उसने जुद बोला था। हालांकि सांग हूँ नीचे वाले रूम के अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन कातिल उस पर अभी विश्वास कर लेता है कि वो सच बोल रही है। अब सवाल आता है कि आखिरकार उसने सियोंजू को ही क्यों चुना इंटरव्यू देने के लिए। इसका जवाब भी वो देता है, वो ऑलरेडी सियोंजू के बारे में जानता था, उसे पता है सियोंजू काफी शार्प है और ब्रेव है, इसलिए उसने उसको चुना ताकि वो उसे आज के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दे सके। लेकिन सियोंजू यहाँ पर आई थी उस विक्टिम के बारे में पता लगाने के लिए ताकि वो उसको बचा सके, लेकिन कातिल कहता है कि वो उसे नहीं बताएगा। ये सुनकर सियोंजू उठ जाती है और अभी तक जितना रिकॉर्ड हुआ था उसकी मेमोरी कार्ड को वहीं पर रख देती है, क्योंकि उसकी वहाँ पर आने का मोटिव ही यही था कि वो उस व्यक्ति को बचा सके। लेकिन अब कातिल उसको ये बात बताने नहीं वाला था, तो इसका क्या ही मतलब निकलेगा। खैर वो उसको ये बोलता है कि उस विक्टिम को वो अभी भी मार सकता है और उसकी जान तब तक बची रहेगी जब तक ये इंटरव्यू चलेगा। खैर अब सियोंजू सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछती है, वो कहती है कि वो अपने विक्टिम को इतने बिजार तरह से क्यों खत्म करता है, और तब वो उसको एक कहानी सुनाता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। वो एक लेडी की कहानी बताता है जिसकी शादी 29 साल की उम्र में हुई थी और कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इसी बीच एक दिन पार्किंग लॉट के अंदर एक गुंडा उसके पास आया और उसने उसके साथ गलत काम कर दिया और ये चीज उस लेडी के अंदर एक ट्रॉमा की तरह बैठ गई थी। अब उस लेडी की डिलीवरी हुई, तब उस लेडी की मन में एक बात बैठ गई थी कि उसके बच्चे की आंखें बिल्कुल उसी बदमाश की तरह है और वो लेडी चाहकर भी अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। फिर एक दिन उसने यहाँ पर गम में आकर शख्स को खाली 4 साल की सजा हुई और पहले वो आदमी हंस रहा था, यहाँ पर मानो ऐसा कह रहा हो कि वो उसको चढ़ा रहा है और वो दोबारा बाहर निकल जाएगा। आईने की डॉक्टर यानी कि इसी कातिल को चढ़ा रहा था वो आदमी। तब उसने उस आदमी को खत्म करने के लिए ढेर सारी रिसर्च करी, जिसके अंदर ह्यूमन टॉर्चर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च थी वो सारी की सारी उसने पढ़ ली थी कि वो उसे कैसे तड़पा कर खत्म करेगा। लेकिन जिस दिन वो आदमी रिलीज होने वाला था उसके पहले ही वो प्रिजन के अंदर शॉक लगने की वजह से मारा गया, यानी कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल सफर नहीं किया था, जबकि वो बहुत ज्यादा सफर करना डिजर्व करता था। उस समय कातिल को जीने का कोई रीजन समझ नहीं आया था, यानी कि इसी डॉक्टर को फिर उसने मेंटल हेल्थ क्लिनिक ओपन करा। तब उसके पास एक आदमी आया जिसकी बीवी को एक आदमी ने टक्कर मार दी थी और इस टक्कर में उसकी बीवी की जान चली गई। उसका 8 साल का बेटा कोमा में जला गया था। अब कुछ साल बाद उसके पेशेंट ने उस दूसरे टक्कर मारने वाले आदमी को देखा जिसने कि यहाँ पर एक गलत काम किया था। उस आदमी को उससे बदला चाहे था, उस टक्कर मारने वाले से वो चाहता था कि वो खत्म हो जाए और वो ये साड़ी कातिल को बताता है। और इस टाइम तक एक कातिल नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसका एक पहला किल होने वाला था। अब तब पवित्र आदमी वो से मिर से चा वेरिट ऐप सिर्फ करती है, जिसके बाद वो से एक जगह पर लेकर हो रहता है। कातिल बताता है कि वो उसके और अपने पेशेंट के बीच का कनेक्शन काफी अंडरस्टैंडिंग बना देता है। वो हार्म करी हुई मेमोरीज को नहीं मिटा सकता, लेकिन हाँ वो उनका दर्द जरूर कम कर सकता है। अब बात आगे बढ़ती है और कातिल सियोंजू से पूछताछ करता है कि क्या वो वाकई में उस शख्स की जिंदगी बचाने आई है या फिर यहाँ पर वो कोई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आई है, जिस पर सियोंजू कहती है कि वो खासकर उसी व्यक्ति को बचाने आई है। ये सुनकर कातिल उससे कहता है कि यही बात वो उसकी आंखों में देखकर बोले और यहाँ पर घबराते हुए सियोंजू उस कातिल की आंखों में देखकर उसे दोबारा कहती है। तब कातिल कहता है कि उसके चेहरे के ऊपर घबराहट साफ दिख रही है, उसकी 30% पल्स बढ़ी हुई है। ओवल उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो जुद बोल रही है, लेकिन सियोंजू कहती है कि यही सच है। तब कातिल कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वैसे भी जर्नलिज्म काफी कॉम्पिटिटिव है। वो उससे बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर कोई बैल बजाता है। कातिल कहता है कि ये रूम सर्विस वाला होगा, उसने खाना मंगवाया था। खार वो उससे बातें भी करता है और रूम सर्विस को अटेंड भी करता है। कातिल कहता है कि कभी
कभी लोग कुछ भी कर देते हैं बिना परिणाम को जाने हुए। खैर अब रूम सर्विस बॉय से वो खाना रखवाता है और उसके बाद कातिल उसको टिप देने लगता है। वो उसको डबल टिप देने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा आलसी है अपना काम करने के लिए, लेकिन जब भी रूम सर्विस की बात होती है वो दौड़ा चला आता है और ये सब छोटी सी टिप के लिए। यहाँ पर वो उस रूम बॉय को उसके नाम से भी बुलाता है और ये सुनकर रूम सर्विस बॉय चौंक गया था कि उसको उसका नाम कैसे पता। और बस अचानक से उसी पल में वो कातिल जो होता है वो रूम सर्विस बॉय के गले में एक टॉक्सिक इंजेक्ट करता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लग गया था और वो वहीं पर गिर पड़ता है। ये देखकर सियोंजू बहुत डर गई थी और साथ ही साथ सांखू भी डर गया था। सियोंजू कातिल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि ये लड़का एक लड़की को उसकी MMS से ब्लैकमेल करता था और ये MMS उसे ने रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर उसने उस लड़की के साथ में असॉल्ट किया था। वो उससे लगातार पैसे लेता गया और इस नीच हरकत को वो पिछले 3 साल से करता हुआ आ रहा था और इसकी वजह से ही उस लड़की की एंगेजमेंट तक टूट गई। तब सेवंजू पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो आज रात किसी को खत्म करेगा। तब वो कहता है कि हाँ, वो आज रात भी किसी को खत्म करेगा। इतना कहकर वो आराम से खाना खाने लगता है। यहाँ पर सेवंजू ने अपनी आँखों से लाइव खून देख लिया था और इसको देखकर उसकी हालत काफी खराब थी। साथ ही साथ वो रूम सर्विस बॉय भी हिल रहा था, लेकिन कातिल ये कहता है कि जो फिलहाल जिंदा है वो उसकी चिंता करे ना कि जो मरने वाला है। बेसिकली कातिल ने उसे एक दर्दनाक मौत दी थी। फिर वो इंटरव्यू कंटिन्यू करती है, जहाँ पर सियोंजू उससे ये पूछती है कि वो लोगों को मारने के बाद करता क्या है, जिस पर कातिल ये बताता है कि उसने अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं और वो अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को, अलग अलग पेशेंट को अटेंड करते हैं। उनकी समस्या को समझकर उन्हों को हल करता है, जिनमें ये खून भी शामिल होते हैं। वो के लिए कातिल हो जाता है, लोग का खून करता है। अगर जन की दिक्कत नॉर्मली सॉल्व हो सकती है उसको नॉर्मली सॉल्व करता है, लेकिन जन की दिक्कत बड़ी होती है उनके लिए वो खुख न गया गरता ही नाकृ से ही स्टेट थोटर कदरवतल जाता थे। क्या उरे लोग को अनखम खराद के लिए बिमाम करना था कि और ज्यू ना करना है। तब उरे लोग ठीक बेड़ता है जिये समझलान में होता है, क्योंकि एन कहानी में परेन में तर्ड IPIs में जिंडर बढ़ता है। अब वो उसको बताता है कास तरह से लोगों को हिपने जाती। वो उसको एक सिक्का दहाता है और स्व तरह से लोगों को खिम लाती है। फिर इससे सांगो उस किलर को पकड़ने के लिए आता है। वो फेक की कार्ड से दरवाजा खोलने ही कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब उसको दोबारा नीचे अपने रूम में जाकर बैठना पड़ता है। खैर यहाँ पर कातिल उसे एक बच्चे के बारे में बताता है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है और बुरा करने वाला भी एक बच्चा ही है। दरअसल यही सब जेलसी के चलते हुआ था। कातिल के मुताबिक वो उस बुली को भी सजा देगा और सजा होगी मौत। अब यह कातिल ये बताता है कि वो कॉल के जरिए ही उस बुली लड़के को हिप्नोटाइज कर सकता है और एक कॉल करने पर वो चट से कौद कर खुद को ही खत्म कर लेगा। लेकिन उसके पहले वो ये बताता है कि उसने किया क्या था। दरअसल उसने विक्टिम के हाथों को रेजर से कट कर दिया था, क्योंकि विक्टिम बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। रेजर की बात सुनकर सेवंजू को अपनी बेटी की याद आती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के बैग के अंदर भी रेजर देखा था। तो क्या गुनेगार उसकी बेटी है? वो उससे ये सवाल पूछती है, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, विक्टिम और गुनेगार दोनों ही लड़के हैं। ये सुनकर वो चैन की सांस लेती है। अब यहाँ पर कातिल उससे उसकी बेटी के बारे पूछताछ करता है। वो उस कॉइन को घुमाता है और सेवंजू को हिप्नोटाइज कर लेता है। हिप्नोटाइज होने के बाद में सेवंजू उसको सब कुछ बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि पिछले 6 महीने से उसकी बेटी उससे ठीक से बात नहीं करती, मानव वो उससे कुछ छुपा रही हो और उसको ऐसा लगता है कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है, जो कि सेवंजू से अलग रहता है क्योंकि इनका तलाक हो चुका था। वो ये भी कहती है कि उसकी बेटी बिल्कुल अपने पिता की तरह बनती जा रही है और उसे किसी की परवाह नहीं है, वो सेल्फिश सी हो गई है। तब कातिल पूछता है क्या वो अपनी बेटी से नफरत करती है, लेकिन इस क्वेश्चन को सुनकर सेवंजू चुप हो गई थी। तब कातिल उससे दोबारा पूछता है, लेकिन तब उसे अपनी बेटी की बचपन की छवि दिखती है कि इसी बीच सांगू जो होता है वो उसको ये कहता है कि ये आदमी उसको वश में कर रहा है और अगर उसने कुछ भी कह दिया तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। बेसिकल ये कांटेक्ट में थे। अब सांगू उसको ये बोलता है कि वो स्टंगन का इस्तेमाल करे जो कि उसने उसको दी थी और तब जाकर वो होश में आती है, जिसके बाद में वो स्टंगन उठा लेती है और कातिल कहता है कि वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है। सियांजू कहती है कि वो ये इंटरव्यू अब नहीं करेगी। वो उठकर कातिल के पास आती और उससे ये कहती है कि वो जल्दी से उसके बारे में
बताए जिसको वो खत्म करने वाला है, तब कातिल उसको बोलता है, तब वो ये बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि वो कितना खतरनाक इंसान है और इसलिए वो अब जल्दी से जल्दी बता दे। खैर दूसरी ओर सांगू सेविजू को कातिल को स्टन करने के लिए बोलता है, लेकिन वो वाकई में उस विक्टिम के बारे में जानना चाहती थी और सबको बचाना भी चाहती थी। कातिल सेंजू कहता है कि वो बहर जाए और हो उसको सब बताएगा। इसके बाद में सेंजू बहर जाती है। खरब वो रिवील करता है कि उसे पता है कि नीचे वाले रूम में कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कातिल को ऑलरेडी इन सब प्लान के बारे में पता था कि सांगू नीचे ही है और वो एक पुलिस वाला है। ये सुनकर स्योंजू हैरान हो गई थी और सांगू भी हैरान था। वो किलर सांगू के रूम के फोन पर कॉल करता है और सांगू के फोन उठाते ही कॉल कट कर देता है, लेकिन उसके कॉल करने से एक डिवाइस, एक मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है जिसके अंदर से एक गैस निकलती है। इसकी वजह से सांगू को नींद आ गई थी, जिसके बाद वो कातिल स्योंजू की तरफ आता है और तब स्योंजू उसे स्टन करने लगती है, लेकिन कातिल एक साइकियाट्रिस्ट होता है। वो उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसको ही स्टन कर देता है। इसके बाद में जब स्योंजू की आँख खुलती है तब वो अपने आप को बंद हुआ पाती है और इस बार इस कातिल ने डिस्प्ले का कलर चेंज करके लाल कर दिया था। तभी दूसरी ओर हम सांगू को देखते हैं और उसको भी बांध कर रखा गया था। तभी स्योंजू उससे माफी मांगती है उससे झूठ बोलने के लिए। तब कातिल कहता है कि उसने भी उससे एक झूठ बोला था और वो झूठ ये है कि ये इंटरव्यू उसके बारे में नहीं है, ये स्योंजू के बारे में ही है और कातिल को बस उससे इन पर्सन मिलकर कुछ कंफर्म करना था। यहाँ पर वो उससे रिलैक्स करता है और ये बोलता है कि वो उसको हर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वो उसको छोड़ देता है जिससे कि स्योंजू थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। अब वो उससे बातों ही बातों में उसकी जिंदगी के बारे ही पूछता था कि क्या जिंदगी में क्या दिक्कत चल रहा है, उसने क्या गलती करी है। यहाँ पर वो स्योंजू को सांगवियो की वीडियो का भवारत करते हैं, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आकर हुआ क्या था। तब वो बताती है एल्शन ग्रुप के बारे में कि 1 साल पहले मिनसॉक नाम के एक बंदे ने स्योंजू से संपर्क किया था और मिनसॉक जो था ना, वो असल में फाइनेंस टीम का हेड था। उसने स्योंजू से रिक्वेस्ट करी थी मिलने के लिए। उसने बताया कि उसके पास एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन है एक्सपोज करने के लिए। उसने क्लेम किया था कि 10 साल पहले एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट के दौरान टॉक्सिक वेस्ट इलीगली एक रिवर के अंदर डिस्चार्ज करे गए थे और ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हो रहा था। वो ये चीजें अक्सर करते आ रहे हैं और इससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं और लोग की जान तक को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसको कवर करने के लिए उन क्रिमिनल्स ने पॉलिटिशियंस को रिश्वत दी थी। खैर अगर ये बात पब्लिक में आ जाती तो वो सब एक्सपोज हो जाते, लेकिन जो मिनसॉक था वो गिल्ट में था और उसे ये बहुत पहले से पता था, लेकिन उसने डर के मारे ये बात किसी को भी नहीं बताई थी और इसलिए वो ये सारी बातें स्योंजू को बता रहा है। उसने कुछ एविडेंस गैदर किए थे और अपनी एक लेजर बनाई थी जिसमें सारे सबूत थे और स्योंजू ने वो अपने घर के अंदर छुपा कर रख दिए थे। लेकिन एक दिन वो चोरी हो गई और उसी रात मिनसॉक की एक हिट और रन केस में जान चली गई। फिर 1 महीने पहले स्योंजू की कंपनी के पास एक अनोनिमस मैसेज मिला जिसमें स्योंजू पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने ही इल्शिन ग्रुप के साथ मिलकर वो सबूत एविडेंस चुराए थे और यही रीजन था कि स्योंजू की नौकरी खतरे में थी, जिसके बारे में उसने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन इसमें उसने कुछ किया नहीं था, उसने वो लेजर एविडेंस चोरी नहीं करवाए। कातिल पूछता है कि क्या वो श्योर है, उसने कुछ भी नहीं किया, जिस पर वो हाँ बोलती है कि वो 100% श्योर है। तब कातिल उससे उसकी बेटी की कसम खाने के लिए बोलता है और वो अपनी बेटी की कसम खा लेती है और कातिल उसकी बात मान जाता है। लेकिन इबारत से वह हन के वल्गा रिश्वत है। कातिल उसको क्या है बताता है कि उसने वो नहीं पा है और वो बोलता हो कि उसने उसे इसलिए बुलाता कि वो किर चाहे। यहाँ पर स्योंजू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इंटरव्यू लेते लेते वो पेशेंट कब बन गई और आखिरकार चल क्या रहा था। यहाँ पर वो सांगू के बारे में उससे पूछता है, तब वो बताती है कि सांगू उसका ओल्ड फ्रेंड है और उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशन भी है। लेकिन इस पूरे प्लान के अंदर सांगू का क्या काम था, अब ये बात भी कातिल ही बताने वाला था। खैर अब वो सबसे पहले स्योंजू को सांगू की लाइव फुटेज दिखाता है जिसके अंदर वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कातिल ने उसे ऑलरेडी बोल दिया था अगर वो भागने कोशिश करेगा तो वो स्योंजू को मार डालेगा। मतलब कि उसे स्योंजू की जरा भी फिक्र नहीं थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर घुलते हैं इस मूवी के असली बत्ते। कातिल स्योंजू को बताता है कि सांगू को उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने लेजर चोरी करा था वो कोई और नहीं बल्कि सांगू खुद है। जी हाँ, क्योंकि खाली उसी को पता था कि वो चीजें कहाँ छुपाती है और उसी को पता था कि वो मिनसॉक के साथ मिली हुई थी।
थी और वही जानता था कि वो घर पर लेट आती थी, लेकिन स्योंजू को सांगू पर विश्वास था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तब कातिल बताता है कि सांगू जो है वो एक बहुत ही करप्ट ऑफिसर है और वो एक हाईली कैपेबल होमिसाइड कॉप पुलिस है। तो जो क्रिमिनल्स इन सब केस में फंसे हुए थे उन्होंने सांगू के लिए ट्रैप तैयार किया था ताकि वो उनके लिए काम करे। उन्होंने एक लड़की को सांगू के पास भेजा, उस लड़की ने सांगू से बात करी और कुछ दिन बात करने के बाद उन्होंने एक रात साथ में बिताई थी। लेकिन उन क्रिमिनल्स ने सांगू और उस लड़की के नग्न फोटोज की चलिए थे ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके और इसी के बदले में उन्हें सांगू की हेल्प से वो लेजर चाहिए था उसके पास और प्रेशर भी आ रहा था जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से था, क्योंकि ये सभी इसमें मिले हुए थे, सबको पैसा पहुंचा हुआ था। लेकिन सांगू को इसके बदले में चीफ और डिटेक्टिव बनना था। उसने ये शर्त रखी थी। वो चुपके से सियानुजू के घर में घुसा और उसने वो लेजर चुरा लिया, लेकिन उसे ये करते हुए उसकी बेटी जेरिन ने देख ली था और उसके बाद उसने उसके साथ बहुत घिनौनी हरकत करी, उसका असॉल्ट किया। ये सुनकर स्योंजू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरी तरह टूट गई थी कि ऐसा वो कैसे कर सकता है और ये बात उसे पता तक नहीं थी और वो तो अभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रही होती। खैर अब वो ये भी बताता है कि उसने ये होटल इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर उसकी अच्छी जान पहचान है और जिस लड़की को रूम सर्विस बॉय वाला ब्लैकमेल करता था वो भी इसी होटल में काम करती है। खैर यहाँ पर सियंजू को पता नहीं था कि जीरिन के साथ इतना गलत हुआ था। यहाँ पर कातिल उसे फोन देता है ताकि वो रिन से खुद इसके बारे में पूछ ले और वो ऐसा ही करती है। वो हिम्मत करके रिन को कॉल करती है और रिन उससे पूछती है क्या वो डॉक्टर अंकल के पास है, मतलब कि कातिल उसे जानता था, वो उससे पहले ही मिल चुका था और यहाँ पर वो रेजर ब्लेड इस बात का सबूत था। यहाँ पर रिन सब कुछ बताती है कि वो उसे बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। ये सब सुनकर यहाँ पर सियोंजू को बहुत ज्यादा दुख होता है, वो रोने लगती है, टूट गई थी। लेकिन सियोंजू एक बार अकेले में सांगू को कन्फ्रंट करना चाहती थी, तब कातिल उसे अकेले ही सांगू के पास भेज देता है। वो सांगू के पास जाती है जहाँ पर वो आजाद था। वो उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है, लेकिन वो मना करने लगता है और कहता है कि वो अब भी हिप्नोटिज्म में है, वो होश में आ जाए। लेकिन यहाँ पर सियोंजू बिल्कुल होश में थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कातिल ने सियोंजू के साथ एक गन भेजी थी। अब यहाँ पर वो सांगू पर गन तान देती है, तब सांगू उससे लड़ने लगता है और किसी तरह से सियोंजू से गन छीन लेता है। खैर तब जाकर हमें सांगू का असल चेहरा दिखता है। वो सियोंजू को लातों से पीटने लगा था, यानी कि वो उसके साथ में खाली फिजिकल रिश्ते के लिए था, वो उसका फ्रेंड नहीं था। तब वहाँ पर कातिल आकर उसे रोकता है, लेकिन सांगू के पास गन थी और वो उसे पीछे हटने के लिए कहता है वरना वो उसको शूट कर देता, लेकिन कातिल उससे नहीं डरता। तब सांगू उस पर गोली चलाता है, लेकिन शॉकिंगली इस गन के अंदर बुलेट नहीं थी और उसने जानबूझकर स्योंजू को खाली गन दी थी। इस बीच स्योंजू सांगू के पैर पर एक इंजेक्शन गुंसा देती है जिससे कि वो इंस्टेंटली नहीं तरहिए हो जाता है। तब कातिल स्योंजू के पास आकर कैबेज की ताइवर में वो यहाँ से जा सकती है, बाकी काम वो संभाल लेगा। ये सुनकर स्योंजू वहाँ से जाने लगती है और उसे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था क्योंकि उसने अपनी बेटी की कभी नहीं सुनी और उसे पूछा तक नहीं कि हुआ का या था और अल्टीमेटली वो उसको सेल्फिश कह रही थी, लेकिन रियल बात कुछ और ही थी। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर कातिल ने सांगू को एक जग पर लिटाया हुआ था और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। कातिल कहता है कि उसे दर्द सहन करना होगा जितना पेन रिन ने सहन किया था और उसे उसकी डबल भरपाई करनी पड़ेगी और इतना कहकर कातिल उसके प्राइवेट पार्ट के जेनिटल को काट देता है और सांगू ऐसे ही तड़पता रह जाता है। सीन बदलता है जहाँ पर रिन को दिखाई जाता है जो कि कातिल के पास थी। यहाँ जावजान कातिल का नाम शू यौन था, यौन विदासब देता ही ताकि जो ट्रॉमा ख फुल कर सकते हैं। यहाँ मैं के ऐसा है स्योंजू उसके पास आती है और तब वो स्योंजू से पूछता है कि वो उसका भी ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था अपनी बेटी की बात नहीं सुनी थी, उसके लिए उसे सफर करना होगा और ये यादें मिट जाएंगी तो वो सफर नहीं करेगी और वो ये जिंदगी पर सफर करना चाहती थी, पश्चाताप करना चाहती थी। खैर अब स्योंजू जो होती है वो याउनू से ये पूछती है क्या वो ठीक है क्योंकि उसके खून से रंगे हाथ इतनी आसानी से धुल नहीं सकते थे और उसकी बात सुनकर डॉक्टर सोच में पड़ जाता है। खैर इसके बाद में स्योंजू अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। खैर अब डॉक्टर अपने हाथों को देखता है और वो एहसास करता है कि हाँ वो एक हत्यारा ही है और इसी बीच उसके पास एक कॉल आता है जो कि वेलफेयर सेंटर से था, एक बच्ची जिस पर चाइल्ड अब्यूज हुआ था और उसे उसको ट्रीट करना था। अब योनसू यहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है विच मीन्स कि अब वो ये काम फिर से करता रहेगा
और बूम। इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक बेहतरीन सा कोरियन थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।